बस इसे पढ़ लीजिए, फिजिक्स का टेंशन खत्म, क्योंकि ये पूरा बढ़िया से वन शॉट दे रहा हूं मेरे बच्चों। सवा घंटे के अंदर पूरे चैप्टर 1 का एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं शॉर्ट नोट्स के साथ। शॉर्ट नोट्स को प्रिंट आउट करवाइएगा, वीडियो देखिएगा, उसके बाद शॉर्ट नोट्स से पढ़िएगा। डिटेल कोर्स तो कहीं ना कहीं पढ़ ही चुके होंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम बहुत ही बेहतर है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यस मनी, आप लोगों का फिजिक्स टीचर, और आप सारे स्टूडेंट्स का काफी मोस्ट वेलकम करता हूं इस क्लास में। मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग कहां भी जहां भी पढ़ रहे होंगे, आप लोग बढ़िया से चैप्टर 1 पढ़ लिए होंगे या आगे का भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिए होंगे। तो ये हमारा मेरे बच्चों वन शॉट है चैप्टर 1 का, जिसमें सारा पॉइंट्स डिटेल में पढ़ा रहा हूं। इसमें आप लोगों को नोट्स भी दूंगा, वन शॉट नोट्स भी दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहां मिल जाएगा, या जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर कॉल करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, वहां भी आपको मिल जाएगा, जहां भी चाहते हैं वहां से आपको मिल जाएगा। तो मेरे स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए इस क्लास के लिए। और जिस बच्चों को जादुई कॉपी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि काफी मेहनत करवा रहा हूं आप लोगों को, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरा इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, डेरिवेशंस A to Z करवाने वाला हूं। मतलब इससे बेहतर आपको और क्या चाहिए? किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है, इतना बेहतर है ये। तो सब कुछ दे रहा हूं, आप रेगुलरली बस तैयार रहिए। अच्छा लगेगा ना? तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। और जिन बच्चों को जादुई कॉपी के बारे में नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कैसे करके जादुई कॉपी में बनाना है, और उसमें इंपॉर्टेंट कैसे करके बोर्ड में प्लस 95% लाना है, तो वो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अच्छा लगेगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। थोड़ा सा मुझे आपके सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है। तो चलते मेरे बच्चों ओवन शॉट पे। मेरे स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी माध्यम में स्थिर वैद्युतिकी का ओवन शॉट काफी बेहतर तरीके से शुरू करते हैं। आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा भी मैंने आपके लिए मेहनत किया है, तो बड़े भाई के लिए लाइक शेयर जरूर करिएगा, फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइएगा। चलिए देखिए, तो स्थिर वैद्युतिकी की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो आपको बढ़िया से पता है कि दो शब्द से मिलकर बना हुआ स्थिर और वैद्युतिकी। ठीक है, अस्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। तो नाम से ही क्लियर है कि अस्थिर का मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी का मतलब आवेश। जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले उस चैप्टर का बढ़िया से इंट्रोडक्शन ले लेंगे ना। इंट्रोडक्शन ले लेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि हम लोग को पता हो जाएगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। नहीं तो आगे नाथ न पीछे पगहा पढ़ते जा रहे हैं और हो जाएंगे अगहा बगहा। इसलिए इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो स्थिर वैद्युतिकी के नाम से क्लियर है कि इसमें स्थिर और अवैद्युतिकी का मतलब आवेश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी का एक ऐसा शाखा है जिसमें रुके हुए आवेश के गुणों और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसी वन शॉट का जो शॉर्ट नोट्स है काफी बेहतर वाला, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। तो खैर, ये तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ कि पढ़ना क्या क्या। अब देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को इसमें पढ़ना होता है कि ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग आवेश के बारे में पढ़ते हैं। तो आवेश क्या है, या आवेश करने का जो तरीका होता है, किसी भी वस्तु को चार्ज करने का बेसिक कॉन्सेप्ट, मुख्य कारण वो क्या है। तो देखिए, आवेश क्या होता है ना मेरे बच्चों, कि किसी भी वस्तु का जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आप सुने होंगे, ये तो पता होगा। या फिर हिंदी में बोले तो उप परमाणविक जो कण होता है, तो उसे अगर किसी वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है, ठीक, आपने इसे आवेशित कर दिया। आपको पता होगा कि मान लीजिए आपने इस वस्तु को आवेशित कर दिया, तो अगर आपको पता होगा कि आवेशित कर देते हैं, उसके बाद अगर इस वस्तु को विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं, या फिर इसी वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र को B से दिखाते हैं, तो आप या तो विद्युतीय क्षेत्र E या चुंबकीय क्षेत्र B में आवेश को रखेंगे, तो इस आवेश पर बल लगेगा। यही ना होता, इस आवेश पर बल लगता है। तो बोल सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु में का जो उप परमाणविक जो कण होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसका एक ऐसा गुण है जिसके कारण अगर वस्तु को विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब हमारा आता है आवेशन का कारण, कि किसी भी वस्तु को, मैं सबका आप लोगों को ना मेरे बच्चों ये भी दूंगा, देखिए डिफिनीशन वगैरह सब,
अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन वगैरह सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो सब मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। पहले समझाऊंगा हर एक टॉपिक को, फिर उसका डिफिनीशन दे दूंगा और ऐसे करके जल्दी से खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो आवेश जान गया कि ठीक है, उपपरमाणविक गुण होता है किसी वस्तु का जिसके कारण बल लगता है। अब है आवेशन का कारण, कि किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं। तो आवेशन का कारण मेरे बच्चों बड़ा सिंपल है। जैसे कोई भी वस्तु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे तो खैर कोई आवेश नहीं होता है, जीरो होता है। और इलेक्ट्रॉन पे जितने का माइनस होता है आपको पता होगा मेरे बच्चों, प्रोटॉन पे उतने का प्लस होता है। और भगवान का करिश्मा देखिए कि किसी वस्तु में जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन का भी संख्या होता है। और इसीलिए वस्तु उदासीन होता है, क्योंकि जितना माइनस उतना प्लस मिल जाएगा तो कुल आवेश का मान जीरो हो जाएगा। तो वस्तु हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल, उदासीन, ठीक। तो अगर किसी वस्तु से हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, यानी कि ऋणात्मक संख्या वाले आवेश को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मक आवेश होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को मेरे बच्चों निकाल देंगे तो वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इसकी वजह से वस्तु हो जाएगा हमारा धन आवेशित, ठीक। और वहीं अगर किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, यानी निगेटिव वाला डालेंगे, इलेक्ट्रॉन के पास तो निगेटिव होता है, उसको डालेंगे तो वही वस्तु हमारा कैसा आवेश हो जाएगा, जल्दी बोलिए चिल्लाकर। यस मेरे बच्चों, वस्तु हमारा हो जाएगा ऋण आवेशित। आइडिया लग गया मेरे स्टूडेंट्स को, मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से आइडिया लग गया कि अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो धन आवेशित होगा और वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा मेरे बच्चों तो वो हमारा कैसा आवेशित हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों का प्रश्न होगा, छाल छाल एच मानी छाल, अगर प्रोटॉन बाहर या अंदर जाएगा तो प्रोटॉन बाहर या अंदर नहीं जाता है, क्योंकि वो नाभिक में होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो अगर वस्तु, कोई वस्तु है, इससे n इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, सुनिए n इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो वस्तु पे धन आवेश आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश की कमी हो जाएगी, तो धन आवेश की संख्या मतलब असर बढ़ जाएगा धन आवेश का। तो अगर n इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं ना तो इस पे जो आवेश आता है वो प्लस Ne, जहां n हो गया इलेक्ट्रॉन का संख्या और E का मान होता है ये वाला मान, वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसको ही बोलते हैं। और वहीं अगर n इलेक्ट्रॉन को अंदर डालते हैं मेरे बच्चों तो इसमें जो आवेश उत्पन्न होता है वो -Ne उत्पन्न होता है, देख लीजिए, क्लियर। तो अगर n इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो उस पे जो आवेश उत्पन्न होगा वो +Ne, और वहीं n इलेक्ट्रॉन को अगर मेरे बच्चों अंदर डालेंगे तो उस पे जो आवेश उत्पन्न होगा वो -Ne। यानी यहां से फॉर्मूला आ गया Q इक्वल टू +-Ne। और इसमें न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आता है, नहीं आएगा क्या? आपको मेरे बच्चों इतना देर पढ़ा दिए तो इसका न्यूमेरिकल आएगा ना। जैसे कभी कभी देखते हैं सपना दिखा के दिल टूटता है, यहां पे भी मेरे बच्चों थ्योरी पढ़ा के न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल कैसे आएगा? या तो n, कभी कभी n का नंबर दिया रहेगा तो आवेश पूछेगा, जैसे बोलेगा किसी वस्तु से 100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, ये 100 को अंदर डाल दिए, तो बताइए आवेश कितने का होगा। या कभी कभी बोलेगा मेरे बच्चों की आवेश दिया रहेगा तो पूछेगा इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है या प्रोटॉन का नंबर कितना है। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु में वो 1 कूलॉम्ब आवेश उत्पन्न करना हो तो उससे निकालने वाले या उसके अंदर डालने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो 1 कूलॉम्ब आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन का संख्या चाहिए तो Q इक्वल टू Ne, फॉर्मूला होता है Q की वैल्यू 1 कूलॉम्ब n, I की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यहां से n हंस के निकाल लेंगे। 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 सॉल्व अगर इसे करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो ये भी कई बार देखा जाता है एग्जाम में कि पूछता है कि 1 कूलॉम्ब आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट्स को ये बातें समझ में आ गई। चलता हूँ इसके स्लाइड पे, वो दिखा देता हूँ आप लोगों को, वो दिखा दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए पहले तो मेरे बच्चों में बात करता हूँ आवेश का। देखिए कि आवेश क्या है, अब साफ साफ पढ़ेंगे तो पता चलेगा, थोड़ा छोटा है बड़ा कर लीजिएगा, कि वैद्युत आवेश उपपरमाणविक कणों का एक ऐसा गुण होता है, उपपरमाणविक मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब का, जिसके कारण वह वस्तु को वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र के भी कारण बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी बल लगता है, ठीक है। और एक बात और, आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश।
पता होगा आपको। और ये बताने वाले वैज्ञानिक थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार सबसे पहले बताए थे कि आवेश दो तरह का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। और वैसे ही देखिए, जब एन इलेक्ट्रॉन वस्तु से बाहर निकलेगा तो उस पर आवेश आ जाएगा प्लस एन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और वहीं एन इलेक्ट्रॉन अगर अंदर जा जाएगा तो आवेश आ जाएगा माइनस एन, आ जाएगा ना। अच्छा एक बात और, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना तो लोगों को लगता है कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो बराबर ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कमेगा। अरे महाराज धात तरीके, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 kg होता है ना। तो ऐसे करके 1000, 2000, 10,000 करोड़ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या द्रव्यमान नहीं कमेगा? तो वस्तु जब धन आवेशित होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो द्रव्यमान थोड़ा सा कम जाता है। और वहीं अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आवेश माइनस एन, उस समय हल्का सा द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि जब कोई धन आवेशित होता है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसका द्रव्यमान कम जाएगा, अंदर जाएगा तो बढ़ जाएगा। अब सेम चीज वहीं लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो धनावेशित, और वस्तु के अंदर और उस धनावेशित होगा, द्रव्यमान थोड़ा सा कम जाएगा। अब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणावेशित मेरे बच्चों, द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो -1 कूलम्ब या +1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी? 6.25 × 10⁻18। आइडिया लगा मेरे बच्चों मैंने क्या बोला? आइडिया लगा मेरे बच्चों मैंने क्या बोला? यस, चलिए ठीक है। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, हम चलते इसके बाद अब अगले टॉपिक पे। और अगला टॉपिक हमारा क्या है? तो घर्षण का विधि, आवेशन का विधि, की वस्तु को आवेशित करने का तरीका क्या क्या है। फिर सबका समझा दूंगा, फिर थ्योरी लिखा हुआ है आप लोगों को। ठीक है, और लाइक शेयर तो करिएगा मेरे बच्चों, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। तो देखिए, आवेशन के विधि में ना हम लोग को मुख्य रूप से 3 तरह से वस्तु को आवेशन पढ़ना होता है। वैसे तो कैसे भी वस्तु आवेशित हो सकता है। आवेशित करने का एक कॉन्सेप्ट, वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा मेरे बच्चों तो धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो वस्तु हमारा कैसा होगा? जल्दी बोलिए। यस मेरे बच्चों, ऋण आवेशित। तो ये तो मेरे बच्चों को अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा धन आवेशित, अंदर जाएगा तो ऋण आवेशित। लेकिन आवेशन की विधि की बात करूं तो मुख्य रूप से मेरे बच्चों ये जो देख सकते हैं 3 विधि काफी इंपॉर्टेंट, और तीनों विधि भले अलग अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही है कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा और वस्तु हमारा आवेशित हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं घर्षण के द्वारा आवेशन में। नंबर 1, घर्षण के द्वारा आवेशन में जानते हैं क्या होता है? 2 वस्तु होता है अलग अलग पदार्थ का, और इन दोनों वस्तु को आपस में रगड़ते हैं। जब दोनों वस्तु को रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए वस्तु ए, वस्तु बी, ए से इलेक्ट्रॉन चला गया बी में, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा या जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋण आवेशित होगा ना, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकला मेरे बच्चों वो धन आवेशित होगा। बस यही इसमें है। और कमाल की बात कि अगर मान लीजिए ए वस्तु से, जो ए है, इससे 20 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बी में आ गया, तो बी में 20 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और ए में 20 इलेक्ट्रॉन कम गया। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कमा उसमें उतना बराबर प्लस, दूसरे में उतना ही माइनस, क्योंकि जितना एक में कमा दूसरे में उतना बढ़ा, क्योंकि एक से गया है दूसरे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घर्षण के द्वारा आवेशन में जो दोनों वस्तु पे आवेश उत्पन्न होगा उसका मान तो समान होगा लेकिन चिन्ह विपरीत होगा। एक पे जितने का प्लस, दूसरे पे उतने का माइनस। हम लोग पढ़ चुके हैं सब के सब। ठीक है, और वस्तु अलग अलग पदार्थ का क्यों होना चाहिए? शुरू में मैंने बोला कि घर्षण के द्वारा आवेशन में अलग अलग पदार्थ का, तो अलग अलग पदार्थ का नहीं रहेगा तो दोनों का ना वस्तु को का अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की क्षमता समान रहेगी। तो न इससे इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा न उससे उसमें जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है कि जैसे एक पे मेरे बच्चों अगर प्लस क्यू आवेश आता है तो दूसरे में माइनस क्यू आ जाएगा। दूसरा मेरे बच्चों की दोनों जो है, दोनों का इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी मेरे बच्चों? सेम होगी। देखिए, इसलिए अलग अलग पदार्थ का होना चाहिए, मतलब अलग अलग पदार्थ का। तीसरा कि जिन दोनों वस्तु को रगड़ रहे हैं ना उसमें दोनों का दोनों चालक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों एल्युमिनियम है या दोनों लोहा या एक लोहा एक एल्युमिनियम, कम से कम एक अचालक होना चाहिए, क्योंकि दोनों जब चालक रहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरा में तो जाएगा और फिर लौट के आ भी जाएगा तुरंत में, तो इसलिए वस्तु आवेशित नहीं होगा। ठीक है, तो घर्षण के द्वारा आवेशन क्लियर। दूसरा चालन के द्वारा आवेशन, ये बहुत सिंपल तरीका है
इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि एक आवेशित चालक पहले से होता है, तो ये तो पहले से हमारे पास आवेशित चालक है, और इस आवेशित चालक में हम क्या करते हैं, दूसरे उदासीन चालक को सटा के रख देते हैं। देखें, तो आवेशित चालक में मेरे बच्चों जब उदासीन चालक को सटा के रखेंगे तो इससे क्या होगा ना कि जो उदासीन चालक है ना, ये उदासीन, ये भी हमारा आवेशित हो जाएगा। उदासीन, क्योंकि आवेश तो स्थानांतरित करती है, कुछ देर के बाद उदासीन भी हमारा आवेशित हो जाएगा। तो दोनों को, मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ए भी हमारा मेरे बच्चों आवेशित हो गया और बी भी हमारा आवेशित हो गया। तो ये बढ़िया तरीका है हमारा, समझ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं, दो चालक होता है, दोनों चालक को आपस में, एक पहले से आवेशित है और एक आवेशित नहीं है, तो दोनों को सटा के रखेंगे, तो जो आवेशित नहीं है वो भी कुछ देर के बाद आवेशित हो जाएगा। और आवेश तो समान ही रहेगा, जैसे मान लीजिए इसमें 20 कूलम्ब आवेश था, इसमें 0 कूलम्ब, और दोनों को संपर्क करने के बाद इसमें 12 कूलम्ब अगर बचा, तो इसमें कितना होगा, 8 कूलम्ब। तो 12 8 20, पहले भी 20 प्लस 0 20, आवेश तो इसी से इसी में स्थानांतरित करना है, तो टोटल आवेश तो समान ही होता है। हाँ, दोनों का अगर मान लीजिए साइज सेम है, आकार दोनों का सेम है, बराबर बराबर है, तो दोनों में आवेश जो आएगा वो बराबर बराबर आ जाएगा। अगर टोटल 20 कूलम्ब है तो इसमें भी 10 कूलम्ब आ जाएगा मेरे बच्चों, इसमें भी 10 कूलम्ब आ जाएगा, तो आवेश बराबर बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर साइज किसी का बड़ा किसी का छोटा है तो आवेश ज्यादा कम हो सकता है। लेकिन इसमें आवेश चालक वाले से, मतलब जो आवेशित है और एक अनावेशित है यानी उदासीन है, तो उदासीन वाला में सटा देंगे जब आवेशित को, तो उदासीन भी कुछ देर के बाद आवेशित हो जाएगा, बस। अच्छा, एक चीज और, ये जमीन पे इस चालक को रखे है ना, तो ये जो स्टैंड है ना, ये इंसुलेटर का होना चाहिए, यानी अचालक का होना चाहिए। ये जो स्टैंड है वो लकड़ी वगैरह का, नहीं तो अर्थिंग ले लेगा और ये जो आवेश है ना ये जमीन पे चला जाएगा और अनावेशित हो जाएगा सब के सब। अर्थिंग लेके भूमि में से सट, जब भू संपर्कित हो जाता है तो अर्थिंग हो जाता है, अर्थिंग से आवेश खत्म हो जाता है, ठीक है। और तीसरा जो तरीका है आवेशन का वो है प्रेरण के द्वारा आवेशन। क्या होता है प्रेरण के द्वारा आवेशन? ये बड़ा मजेदार है। इसमें क्या करते हैं ना कि सटाते नहीं है, चालन में सटाते थे, इसमें सटाते नहीं। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें मान लीजिए एक हमारा पहले से आवेशित है, समझिए मान लीजिए धन आवेशित है, ठीक, यस सर, और दूसरा जिसको आवेशित करना उसको कुछ दूरी पे रखते हैं, सटाते नहीं है। तो जब कुछ दूरी पे रखेंगे तो इससे क्या होगा कि इस प्लस के कारण ना एक और मेरे बच्चों माइनस जमा होगा और इस प्लस के कारण दूसरी ओर हमारा प्लस जमा होगा, क्योंकि ये जो प्लस है इसके माइनस को खींचेगा। जो उदासीन है उसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना इक्वल नंबर में, तो उसके माइनस को खींचेगा, तो इसकी वजह से एक और माइनस एक और प्लस आवेश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जिधर प्लस उत्पन्न हुआ उसको हम भूमिगत कर देंगे, भूमि से भू संपर्कित कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा प्लस कहाँ चला जाएगा, जमीन में। और अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आपको पता होगा कि प्लस नहीं जमीन में जाएगा, बल्कि जमीन से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और इस प्लस को बैलेंस कर देगा। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि प्लस जमीन में चला जाएगा तो भी बोलना गलत नहीं है। तो यहां से ये जो प्लस है वो जमीन में चला जाएगा मेरे बच्चों, सॉरी, यहां से जो प्लस है मेरे बच्चों वो जमीन में चला जाएगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा ये बताइए। हाँ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों एक साइड में बचेगा माइनस आवेश और आपका चालक जो था ये हो जाएगा आवेशित। आइडिया लगा मेरे बच्चों, जल्दी बताइए। चलिए ओके, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप माइनस आवेश भी रख सकते हैं, इसमें माइनस रखेंगे तो और नजदीक में जब उदासीन को रखेंगे तो एक और प्लस जमा होगा और दूसरी ओर माइनस, ठीक है। और जब इधर अर्थिंग कर देंगे तो आपका माइनस पूरा जमीन में चला जाएगा, माइनस खत्म होगा, सिर्फ प्लस बचेगा इस साइड में। तो इसको बोलते हैं प्रेरण के द्वारा, प्रेरणा। एक को देख के ना दूसरा में आवेश आ जाना, जब नजदीक में रखे ना तो दूसरा में जमा हो गया प्लस माइनस, इसको बोलते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। ये जो आवेश जमा होता है उसको बोलते हैं प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश, प्रेरित हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, तो ये समझ में आ गया आपको बढ़िया से। अच्छा, प्रेरण के द्वारा आवेशन में एक चीज और होता है, आप चाहे ना तो भू संपर्कित अगर नहीं करना चाहते हैं तो दो दो चालक भी रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, आपका ये तो है ही प्लस आवेशित, ये तो है ही, ठीक है। अब इसके बगल में दो दो उदासीन को रखिए। दो दो को रखने से फायदा क्या होगा कि इस प्लस के कारण एक और माइनस जमा होगा
और दूसरी ओर हमारा प्लस जमा होगा ना। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, जैसे ये ए हो गया, ये बी है सी, तो बी सी को पकड़ के अलग कर दीजिए। तो बी सी को पकड़ के अलग कर दीजिएगा तो बी में माइनस आ जाएगा, सी में प्लस आ जाएगा, बात खत्म। तो इस तरह से हम लोग मेरे बच्चों वस्तु को आवेशित करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स को मेरी बातें समझ में आ गई। इस तरह से हम प्रेरण के द्वारा में आवेशन में वस्तु को आवेशित तो तीनों तरीका को हम दिखा देते हैं आपको। देखिए, पढ़िए तीनों तरीका को। देखिए, पढ़ेंगे तो साफ साफ पता चलेगा कि घर्षण के द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरे से रगड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। और हाँ, अभी मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका द्रव्यमान भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो बढ़ेगा ना, ऋण आवेशित वाले का भी मैंने बताया है ना। और जो इलेक्ट्रॉन खोता है वह धनात्मक आवेशित हो जाता है, और धनात्मक जो आवेशित होगा उसका द्रव्यमान थोड़ा सा कम जाएगा। ठीक है, दोनों वस्तु पर उत्पन्न आवेश समान परिमाण समान मान, लेकिन अलग अलग चिन्ह होगा, एक में प्लस एक में माइनस। ठीक है, चालन के द्वारा आवेशन में मैंने बोला कि एक चालक को दूसरे के संपर्क में रखा जाता है और उसके कारण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो जाता है और उदासीन वस्तु आवेशित हो जाता है। प्रेरण में मैंने बोला कि नजदीक रखते हैं, और नजदीक रख के मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, भू संपर्कित करते हैं। नजदीक रखने से क्या होगा ना कि उदासीन जो चालक है उसके सतह पर विपरीत आवेश प्रेरित होगा, एक और माइनस दूसरी ओर प्लस। तो एक को हम क्या करेंगे, भू संपर्कित कर देंगे, तो एक और का आवेश चला जाएगा जमीन में और आपका आवेशित हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है मेरे बच्चों। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसमें दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आवेश का गुण। आवेश का तो वैसे बहुत सारा गुण होता है, हजारों गुण होता है, लेकिन हम लोग 6-7 पढ़ेंगे। तो लास्ट का जो 2 गुण है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, दुनिया का हर एक बच्चा जानते हैं कि समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। प्लस प्लस विकर्षित करेगा, प्लस और माइनस माइनस भी विकर्षित करेगा, और प्लस माइनस क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, तो पहला गुण तो सबको पता है कि प्लस प्लस अगर रख देंगे तो एक प्लस दूसरे को इधर विकर्षित करेगा, ये वाला प्लस है उसको इधर विकर्षित करेगा, माइनस माइनस भी मेरे बच्चे दूसरे को विकर्षित करेगा। और अगर एक पे प्लस और एक पे माइनस हो तो विकर्षित नहीं करेगा मेरे बच्चों, क्या करेगा, एक दूसरे को जल्दी बोलिए, आकर्षित करेगा। ठीक है, अगला दूसरे नंबर गुण में अगर मैं चलूं मेरे बच्चों, तो आवेश के पास अगला गुण क्या, स्थानांतरण का गुण होता है। आप लोगों को पता होगा आवेश के पास स्थानांतरण का गुण होता है। मतलब कि अगर आप अभी पढ़ रहे थे आप चालन के द्वारा आवेशन में, कि अगर एक आवेशित वस्तु को उदासीन से रखेंगे तो आवेश स्थानांतरण के कारण उदासीन भी आवेश स्थानांतरित कर जाता है और उदासीन भी आवेशित हो जाता है। देखिए, द्रव्यमान में ये गुण नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोई भारी कोई दीवार है या पहाड़ है तो उसमें सटेंगे तो द्रव्यमान भी आ जाएगा। फिर बच्चे बोलेंगे सर अभी तो आपने घर्षण के द्वारा आवेशन में बताया कि 2 वस्तु को रगड़ेंगे तो इससे इसमें भी कुछ द्रव्यमान चला जाएगा। तो द्रव्यमान जो गया वो इसलिए गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया, आवेश गया, समझ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था तो भले ही द्रव्यमान चला गया, लेकिन द्रव्यमान वाले गुण के कारण अपने आप नहीं ना गया, वो तो आवेश के कारण गया ना। वैसे तो हम किसी बॉडी किसी वस्तु को उठा के यहां से यहां रख देंगे, बोलेंगे कि देखो द्रव्यमान स्थानांतरित हो गया, वैसे नहीं, अपने आप द्रव्यमान स्थानांतरित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपका उष्मा है वो स्थानांतरित हो जाता है, आवेश है वो भी स्थानांतरित होता है। देखते हैं उष्मा में गर्म चीज में ठंडा लोहा को सटा के रखेंगे तो ठंडा लोहा भी गर्म आ जाता है, कुछ देर के बाद हो जाता है ना। तो वही है। तीसरा देखिए अगला कि आवेश ना बीज गणितीय योज्यता के नियम को पालन करता है। मतलब सिंपल जो जोड़ घटाव होता है ना, 2 कूलम प्लस 4 कूलम 6 कूलम या -10 कूलम -5 5 कूलम -15 कूलम, तो उसको ये पालन करता है। अगला, आवेश वही होता है जहां द्रव्यमान होता है। समझे, मतलब कि आवेश वही होगा जहां द्रव्यमान होगा। मतलब कि आप किसी भी वस्तु को अगर आवेशित करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इसे आवेशित कर दिया इस वस्तु को, तो इस वस्तु के पास तो द्रव्यमान होना जरूरी है ना, इसका वजन तो जरूरी है ना। तो वही कह रहा हूं कि द्रव्यमान वही होता, आवेश वही होता है जहां द्रव्यमान हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जहां द्रव्यमान हो जहां वजन हो वहां आवेश रहबे करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वस्तु है उसके पास द्रव्यमान है लेकिन उसमें आवेश कितना है तो 0 है, कोई मतलब वो उदासीन है। ठीक है, तो ये कुछ गुण हुआ। इसके बाद अगले गुण पे चलते हैं मेरे बच्चों। लास्ट का 2 गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले पोर्शन पे अलग अलग बांट दिए हैं ताकि लिख लिख के समझा भी सके। देखिए अगला गुण 5 नंबर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे के चैप्टर में भी काम देता है। क्या है गुण कि अगर कोई आवेश जैसे रुका हुआ हो, रेस्ट में, स्थिर, जो कि हम लोग स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हैं,
तो इसके चारों ओर न सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि कहीं भी अगर आवेश अगर रुका हुआ है मेरे बच्चों, स्थिर है, तो इसके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन जब वही कोई आवेश ना एक समान वेग से मान लीजिए चलने लगे, v वेलोसिटी से, ठीक है, तो एक समान वेग से जब कोई आवेश चलने लगेगा तो इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा मेरे बच्चों, और साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। दोनों के दोनों उत्पन्न होगा। नहीं समझे? कोई रुका रहेगा तो सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र है, लेकिन आवेश अगर चलने लगेगा, गति में आ जाएगा, तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होगा। समझे? लेकिन वहीं जब आवेश मेरे बच्चों त्वरित होता है, त्वरण समझते हैं, वेग का बदलना, स्पीड बढ़ना, घटना, दिशा बदलना, ये सब त्वरण, तो उससे क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। ये कई बार आ चुका है एग्जाम्स के क्वेश्चन में कि आवेश जब रुका हुआ हो तो सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र, एक समान वेग से चले यानी कोई त्वरण ना हो लेकिन गति में रहे तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है उसके चारों। लेकिन अगर त्वरण हो यानी वेग बदले तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो मैंने बोला कि आवेश का जो मान होता है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। सही बोल रहा हूं क्या? मतलब कि जैसे आप लोग सुने होंगे कि आइंस्टीन के अनुसार कि जब कोई द्रव्यमान वाला वस्तु है तो अगर ये रुका हुआ है तो इसका मान लीजिए मेरे बच्चों रुके हुए समय जो रेस्ट मास है वो m नॉट है, और जब ये चलने लगेगा द्रव्यमान तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है और वो हो जाता है m नॉट इंटू ये हो जाता है मेरे बच्चों m नॉट बाई रूट अंडर v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। अगर ये v वेग से चलने लगेगा तो द्रव्यमान जो होता है ना वो वेग पर निर्भर करता है। वेग बदलने से वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है, लेकिन आवेश ना मुन्ना ना। अगर मान लीजिए किसी वस्तु में आवेश Q है और उसके बाद अगर वो v वेग से चल रहा है तो भी उस पे आवेश कितना रहेगा? QA रहेगा। समझें? क्लियर? क्लियर, यस मेरे बच्चों। चलते हैं अगले पे। अगला गुण, दो गुण और बचा हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए कौन कौन सा गुण। पहला गुण तो है मेरे बच्चों आवेश के संरक्षण सिद्धांत का नियम, कि आवेश जो है मेरे बच्चों वो संरक्षण सिद्धांत के नियम को पालन करता है। आइडिया लग गया? मतलब कहने का मतलब ये हो गया मेरे बच्चों कि पूछता है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत का नियम क्या है, बताएं। हो सकता है सब्जेक्टिव में एक नंबर 2 नंबर में आ जाए, तो बताइएगा कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत ये कहता है ना कि आवेश को ना तो हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो हम लोग बना नहीं सकते, वो वस्तु के अंदर होता है, और न ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। यस और नो? सही बोल रहा हूं ना मेरे बच्चों? जो दिल में फीलिंग्स उत्पन्न होता है, प्यार उत्पन्न होता है, इसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, और नहीं अपने आप चाह के क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दिल टूटेगा तो एक से दूसरा पर ट्रांसफर कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो वही चीज है कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार मेरे बच्चों आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अगला मेरे बच्चों मैंने क्या बोला कि अगला जो गुण है आवेश का क्वांटमीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटमीकरण क्या होता है जानते हैं? कोई भी चीज, जैसे कि बहुत सारे लोग रट लेते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है, तो आपको तो पहले पता होना चाहिए ना कि क्वांटमीकरण है क्या। क्वांटमीकरण का मतलब होता है एक फिक्स मात्रा में, फिक्स क्वांटिटी में पाया जाना। जैसे कोई भी चीज अगर एक फिक्स मात्रा में पाया जाए, या अगर मान लीजिए वही फिक्स मात्रा को 2 को मिला देंगे तो दुगुना होगा, 3 को मिला देंगे तिगुना, 4 को मिला देंगे तो 4 गुना। तो फिक्स मात्रा में पाया जाए या उस फिक्स मात्रा का पूर्णांक गुणज के रूप में पाया जाए तो हम लोग बोलते हैं कि उसका क्वांटमीकरण है। आवेश में भी यही होता है। देखिए जैसे किसी वस्तु से मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो कितने का आवेश उत्पन्न होगा बताइए? O1 का। 2 निकला तो कितने का होगा मेरे बच्चों? 2e का। 3 निकला तो कितने का होगा मेरे बच्चों? 3e का। और वैसे 4 निकला तो कितने का होगा? 4e का। और वैसे n इलेक्ट्रॉन निकला तो कितने का आवेश उत्पन्न होगा? Ne का। तो आप साफ साफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश का या तो 1 गुना होता है, या मेरे बच्चों 2 गुना या 3 गुना, कभी 2.5 गुना या 3.25 गुना या 4.25 गुना आवेश संभव है ई का नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्णांक संख्या में निकलता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। तो इलेक्ट्रॉन अगर पूर्णांक संख्या में निकल रहा है तो जो आवेश उत्पन्न होगा मेरे बच्चों वो भी पूर्णांक गुणज ही होगा ई का।
तो यही होता है क्वांटमीकरण। देख रहे हैं ना, क्यू और फॉर्मूला आता है क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस एन आवेश और अंदर जाएगा तो माइनस एन। जहां एन की वैल्यू होगा वो पूर्णांक में 1 2 3 4 5। तो क्वांटमीकरण यही कहता है कि आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार, पूछता है एग्जाम में आता है, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है ना, ये वाला मान, इसका पूर्णांक गुणज होता है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 2.5 और पौने 3, 3.8 और 5.5 नहीं। तो एक तो सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, और दूसरा इस पे एक तो न्यूमेरिकल पहले मैंने बता दिया Q इक्वल टू एन पे आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर या प्रोटॉन का नंबर देके पूछेगा कि कितना आवेश होगा, उतना इलेक्ट्रॉन एक जगह मिल जाएगा, नंबर दे देगा कितना इलेक्ट्रॉन है तो बताइए कितना आवेश होगा, ये प्रोटॉन है तो कितना आवेश होगा। या आवेश देके पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या की जरूरत है इतने आवेश के लिए। जैसे अभी मैंने बताया कि एक कूलॉम के लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, पहला ऐसे। दूसरा मजेदार क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 4 ऑप्शन देगा और चारों में आवेश का मान दे दिया रहेगा कि Q का मान इतना है या Q का मान इतना है या इतना है या इतना है। तो पूछेगा कि इन सारे आवेशों में कौन सा आवेश संभव है, पूछेगा कौन सा आवेश इन सारे आवेशों में संभव है, पॉसिबल है, ये पूछेगा। कैसे पता करेंगे कि कौन सा आवेश संभव है कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो Q इक्वल टू एन वाले फॉर्मूला से देखिए आवेश तो दिया हुआ है, तो आप एन का मान निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के संख्या का मान निकाल लीजिए। और अगर ये संख्या 1 2 3 4 पूर्णांक में आता है तो संभव है। जैसे 3.8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो कहां से संभव होगा जी, इलेक्ट्रॉन टूट के थोड़ी निकलता है। 5.2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो कहां से संभव होगा जी, वो थोड़ी निकलता है। तो आपको समझ में आ गया मेरे बच्चों कि यहां से हम लोग इलेक्ट्रॉन का आवेश के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा आवेश संभव है कौन सा आवेश संभव नहीं है, एन की संख्या को निकाल के। एन अगर पूर्णांक में आएगा तो संभव है, पूर्णांक में नहीं आएगा, दशमलव में आएगा तो वो संभव नहीं है। तो ये था कुछ आवेश का गुण। और अब चलते हैं मेरे बच्चों कूलॉम्ब के नियम पर, और अगला टॉपिक है कूलॉम्ब का नियम। ठीक है, बढ़िया से और अच्छे से पढ़ते चलिए, मजा आ जाएगा काफी अच्छे से। और कूलॉम्ब का नियम इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी आता है। और देखिए पहले से लिख के भी हम रखे हैं आप लोगों के लिए। खैर पहले हम समझा देते हैं कि कूलॉम्ब का नियम है क्या। ठीक है, देखिए कूलॉम्ब का नियम क्या है। जैसे दो आवेश को कुछ दूरी पे रखें तो बल लगता है एक के कारण दूसरे पे या दूसरे के कारण पहले पे, ये तो पता होगा। तो बल कितना लगेगा, बल का मान क्या होगा, इसी का उत्तर है कूलॉम्ब का नियम। कूलॉम्ब का नियम यह कहता है कि मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश Q1 Q2 को कुछ दूरी पे रख दिए, ठीक। तो इसके बीच जो बल लगेगा Q1 Q2 के बीच, आप खुद सोचिए कि जितना बड़ा आवेश Q1 हो या जितना बड़ा आवेश Q2 हो उतना ज्यादा बल नहीं लगेगा। आवेश का मान बढ़ाएंगे, आवेश बनेगा ए राक्षस, तो आवेश बनेगा ए राक्षस, तो बल का मान भी तो बढ़ेगा ना बहुआ। यस, तो वही होता है कि अगर मेरे बच्चों मान लीजिए Q1 और Q2 आवेश का मान बढ़ गया तो बल बढ़ जाएगा, यानी कि जो बल होता है वो Q1 Q2 का समानुपाती होगा। और इसके बीच का जो दूरी r है ना, उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही होता है कूलॉम्ब का नियम। जैसे दूरी बढ़ाएंगे ना तो बल कमता है आवेश के बीच, और स्क्वायर में कमता है। जैसे दूरी को दुगुना कर देंगे तो बल सीधा 4 गुना कम जाएगा, यानी कि F/4 हो जाएगा। पहले अगर F था बल तो आवेश के बीच, तो अब F/4 होगा। अब अगर दूरी तिगुना कर देंगे तो बल सीधा F/9 हो जाएगा। तो स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग का। तो यही कहता है कूलॉम्ब का नियम। पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कूलॉम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उसके परिणाम के गुणनफल का समानुपाती, यानी Q1 × Q2 का समानुपाती होगा, ठीक है। और उसके दूरी का जो वर्ग होता है यानी r² का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब यहीं पे वो बात एंट्री मारती है कि साल एस मनी साल, ये समानुपाती का चिन्ह जो डाले हैं साल, तो कोई भी फॉर्मूला तो समानुपाती के चिन्ह में स्वीकार नहीं किया जाता है सल। हाँ ये बात तो है, नहीं किया जाता है। तो सल यहां अगर बराबर लाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, एकदम आएगा। तो यहां भी कांस्टेंट आता है k, तो F बराबर हो गया k Q1 Q2 बाई r²। और जानते हैं k का मान ना अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, तभी दो आवेश के बीच हवा में अलग बल लगता है, पानी में रख देंगे तो अलग बल लगेगा, तेल में रखेंगे तो अलग अलग बल लगेगा। क्यों? Q1 Q2 R अगर सेम है आवेश के बीच, मतलब दोनों आवेश का मान और दूरी भी सेम है दोनों आवेश के बीच, तो भी उसे हवा में रखेंगे तो अलग बल लगेगा, पानी में रखेंगे तो अलग, तेल में रखेंगे तो अलग। क्यों? क्योंकि हर एक माध्यम का K, ये जो K है ये अलग अलग होता है। Q1 Q2 R तो सेम ही है सबके लिए।
तो अगर मैं वायु के लिए बात करूं मेरे बच्चों, तो वायु के लिए जो k का मान होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है वायु के लिए k का मान, ठीक है। और इसका मान मेरे बच्चों 9 × 10⁹ के बराबर होता है, देख लीजिए। तो वायु के लिए k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और किसी दूसरे माध्यम के लिए, वायु के अलावा किसी दूसरे माध्यम के लिए जो k होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन r। तो इतना का तो मान पता ही आप लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹ बाई रिलेटिव परमिटिविटी है, अपेक्षिक वैद्युशीलता इसको बोलते हैं, सब बता देते हैं आपको। तो सर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो Q1 Q2 R का मान दिया रहेगा वो तो रख देंगे। अब हवा रहेगा तो हवा के लिए k का मान ये रखिए या ये रखिए, की बात है। और हवा के अलावा कोई दूसरा माध्यम रहेगा तो k का मान ये लिखिए या ये लिखिए, और दूसरे माध्यम का ना ये दिया रहेगा, दूसरे माध्यम का जो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन और उसका मान दिया रहेगा कि तेल के लिए इतना है। जैसे हवा में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन दूसरे माध्यम जैसे बोलेगा पानी में, जैसे पानी का 81 होता है लगभग में, पानी का 81 होता है रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक वैद्युशीलता इसको बोलते हैं। आइडिया लगा कुछ। तो अगर मान लीजिए हवा में, आवेश के बीच हवा में निकालने वाला बल निकालना है तो फॉर्मूला तो लिखेंगे k Q1 Q2/r², और k का मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला होगा। अब डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, या 9 × 10⁹ हो जाएगा Q1 Q2/r²। हवा के अलावा किसी, मान लीजिए हम किसी दूसरे माध्यम में अगर आवेश को रखते हैं तो भी बल लिखेंगे तो वही फॉर्मूला k Q1 Q2/r²। लेकिन k का जो मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2/r, यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा, k का मान ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मेरे बच्चों दूसरे माध्यम में बल पूछेगा तो निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए दोनों में एक संबंध भी है, हवा में और माध्यम में लगने वाला बल में। देखिए कैसे, हवा में लगने वाला बल 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² है, और दूसरे माध्यम में जो बल लग रहा है वो 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। इसमें भी सिर्फ नीचे में एक्स्ट्रा ये रिलेटिव परमिटिविटी है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप F माध्यम जो है इसको इतना दूर हो गया F हवा, देखिए इतना दूर हो गया F हवा, 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², नीचे में रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको आप लिख सकते हैं F हवा डिवाइडेड बाय मेरे बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। आइडिया लगा। तो यहां से रिलेटिव परमिटिविटी का मेरे बच्चों क्या निकल गया, डिफिनीशन। देख लीजिए रिलेटिव परमिटिविटी का यहां से डिफिनीशन निकल गया। तो रिलेटिव परमिटिविटी यहां से निकालेंगे तो कितने का आ जाएगा बताइए, F हवा बटा F माध्यम। तो यहां से ना ये एग्जाम में आता है, परीक्षा में, कि किसी भी माध्यम का जो रिलेटिव परमिटिविटी जिसको बोलते हैं अपेक्षिक वैद्युशीलता, उसको परिभाषित करें। तो आवेश के बीच जो हवा में बल लगेगा और किसी माध्यम में जो बल लगेगा उसका जो अनुपात होगा ना, किसी भी दो आवेश के बीच हवा में जो बल लगता है या किसी माध्यम में जो बल लगता है, उस बल का जो अनुपात होगा उसको बोलते हैं मेरे बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। आइडिया लग गया। तो चलिए नीचे मैं दिखा देता हूं आपको, पूरा डिफिनीशन लिखा हुआ देखिए यहाँ। ये तो मैंने कूलॉम का नियम समझा ही दिया आप लोग समझ ही गए यहाँ पे कि जो बल लगेगा वो Q1 Q2 का समानुपाती, उसके मान का चिन्ह नहीं लेते हैं, और वर्ग और के दूरी का स्क्वायर का ये, और k का मान हवा के लिए ये होता है, किसी दूसरे माध्यम के लिए ये। और एप्सिलॉन जो है इसको बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, या वायु का भी विद्युतशीलता बोलते हैं, मतलब हवा के लिए विद्युतशीलता, ठीक है। अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग विद्युतशीलता होता है, तभी तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग बल लगता है। और ये जो इसका मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। कई बार एग्जाम में आया मेरे बच्चों, कई बार, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन आर है इसको बोलते हैं मेरे बच्चों अपेक्षिक वैद्युतशीलता। ये जो एप्सिलॉन आर देख रहे हैं इसको बोलते हैं अपेक्षिक वैद्युतशीलता मेरे बच्चों। आइडिया लग गया। तो अपेक्षिक वैद्युतशीलता का अगर परिभाषा पूछा जाए तो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि अगर ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा F हवा बटा F माध्यम। ये देख लीजिए, निकालेंगे मेरे बच्चों तो आ जाएगा F हवा बटा F माध्यम, यानी आवेश के बीच हवा में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात हो जाएगा। देख रहे हैं, आवेशों के बीच जो वायु में बल लगेगा और माध्यम में बल लगेगा, इसका अनुपात हमारा ये हो जाएगा। आइडिया लगा? क्लियर मेरे बच्चों? चलिए ठीक है, आइडिया हो गया। अब अगला टॉपिक इसी में है, कूलॉम के नियम में ही वैद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। ये सब्जेक्टिव आता है एग्जाम में कि वैद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, या आगे जाके पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत। वो क्या होता है बताइए? अध्यारोपण, देखिए अध्यारोपण क्या होता है समझाता हूं बहुत बढ़िया से। जैसे दो आवेश रखा हुआ है, ठीक,
उसके बीच बल पूछेगा, ठीक, तो आप तो ही हंस के निकाल दीजिएगा, नहीं निकाल दीजिएगा कैसे? दो आवेश रखा हुआ है, उसके बीच बल अगर पूछेगा मेरे बच्चों तो बल का मान बता दीजिएगा। सर बल होगा KQ1Q2/R², बता दीजिएगा ना, दो आवेश के बीच। लेकिन दो से ज्यादा रहेगा तो दो से ज्यादा आवेश रहेगा तब बल निकालने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग होता है। क्या होता है अध्यारोपण? जैसे मान लीजिए यहां कोई आवेश है जिसका मैं नाम रख देता हूं Q0, और ये कोई आवेश है जिसका नाम Q1, ये वाला, ठीक, और ये कोई आवेश है जिसका नाम रखता हूं Q2, और वैसे ही कोई आवेश है जो Qn है, ठीक। तो हमको Q0 पे कुल बल निकालना है। टोटल बहुत सारा आवेश है हमारे पास, तो हमको Q0 पे कुल कितना बल होगा वो निकालना है। तो यहां पे जब दो से अधिक आवेश हो गया तो बल निकालने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत यूज होगा। देखिए कैसे, पहले तो Q0 पे बल क्या सिर्फ Q1 लगाएगा Q0 पे, कि Q2 लगाएगा, कि Qn, की सब लगाएगा, सब Q0 अपने आप को छोड़ के बाकी सब लगाएगा। जैसे Q0 पे Q1 भी बल लगाएगा मेरे बच्चों, ठीक है, Q2 भी बल लगाएगा मेरे बच्चों, Qn भी बल लगाएगा। Q0 पे बात करूं तो Q1 भी बल लगाएगा, Q2 भी बल लगाएगा, Qn भी बल लगाएगा। तो Q1 जो बल लगाएगा वो इधर विकर्षित करेगा, यस और नो? Q1 इधर विकर्षित करेगा और वो जो बल लगा रहा है उसका नाम F1 दे रहा हूं। Q2 इधर बल लगाएगा और Qn इधर बल लगाया। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जो Q0 पे कुल बल होगा ना, वो ये जो अलग अलग आवेश बल लगाया F1 फिर F2 ये Fn, सब का मेरे बच्चों सदिश योग होगा। आइडिया लगा कि इस पे जो कुल बल होगा, नेट बल जो Q0 पे होगा मेरे बच्चों, F1 F2 F3 Fn, सारे बलों का सदिश योग होगा। देख लीजिए, आइडिया लग रहा है मेरे स्टूडेंट्स को मैंने क्या बोला? मेरे बच्चों को आइडिया लग रहा है मैंने क्या बोला? तो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि विद्युत बल के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवेश पर, जैसे ये जो आवेश है Q0, उस पर लगने वाला जो कुल बल होगा, कुल नेट टोटल, वो बल जो होगा वो आवेश निकाय में जितना भी आवेश है, आवेश निकाय के आवेशों के द्वारा, जैसे ये आवेश हो गया, ये आवेश हो गया, ये आवेश हो गया, तो ये सब जो लगने वाला बल, जो अलग अलग बल लगाएगा, सबका सदिश योग होगा, वेक्टर सब, यानी जो नेट फोर्स होगा, यहां कुल बल लिख लीजिएगा, ये F1 F2 F3 F4 Fn, सब के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए इस पे कुल बल निकालना है, इस पे Q0 पे, तो Q1 कितना का बल लगाएगा वो निकाल लेंगे कूलॉम के नियम से, Q2 कितना का बल लगाएगा वो निकाल लेंगे, Qn कितना का बल लगाएगा वो निकाल लेंगे, और सब का क्या कर देंगे मेरे बच्चों? सदिश योग कर देंगे। आइडिया लगा? सब का सदिश योग कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर चीजें? ओके मेरे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद तो कूलॉम का नियम भी क्लियर, कूलॉम का अध्यारोपण का भी क्लियर। अब ना कुछ छोटा छोटा हम लोग को पद पढ़ना है, छोटा छोटा एक्स्ट्रा टर्म, जो कि आप लोग को छोटा मोटा MCQs में या 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन में दिखते रहता है। वो क्या? सबसे पहला मेरे बच्चों है कि आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक देखिए, आवेश का वैसे SI मात्रक तो क्या होता है? कूलॉम होता है, पता होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ मात्रक और भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जैसे ESU बोलते हैं, या इसी का नाम होता है स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम ESU एक ही है, ये सब CGS मात्रक है। SI मात्रक तो कूलॉम है, इसके अलावा CGS में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है जिसको स्टेट कूलॉम भी बोलते हैं, और एक विद्युत चुंबकीय इकाई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी EMU भी होता है मेरे बच्चों। तो ये तो पता चल गया कि ठीक है सर, SI यूनिट कूलॉम, और CGS में ESU भी या स्टेट कूलॉम होता है, CGS में या तो ESU या स्टेट कूलॉम होता है, ठीक है, और या फिर EMU भी होता है। लेकिन इसके बीच संबंध में क्वेश्चन पूछता है और बच्चे वहां गलती करते हैं। कहां गलती करेंगे? जैसे होता क्या कि 1 कूलॉम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम बोल लीजिए या ESU बोल लीजिए, एक ही चीज है, इतना होता है। तो ये तो पूछ दिया कि 1 कूलॉम में कितना स्टेट कूलॉम होता है, बच्चा हा हा हंस के बना दिया। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि 1 स्टेट कूलॉम में कितना कूलॉम होता है, बच्चा स्वाहा वो 3 × 10⁹ बता देगा। ए मम्मी गलत है मम्मी, वो उतना ही बता देगा। जब 1 कूलॉम में इतना स्टेट कूलॉम, तो 1 स्टेट कूलॉम के लिए ये डिवाइड में जाएगा ना बाबू, 1/3 × 10⁹ जाएगा ना, तो 1/3 हो गया, 10⁹ ऊपर जाएगा मेरे बच्चों, तो वो बन जाएगा 10⁻⁹। आइडिया लगा?
10 टू दी पावर 9 जब ऊपर जाएगा तो वो ऊपर जाके बन जाएगा मेरे बच्चों 10 टू दी पावर -9। आइडिया लग गया मेरे स्टूडेंट्स को ना मैंने क्या बोला? तो इतना मेरे बच्चों होता है। तो याद रखिएगा, एक कूलम में इतना स्टेट कूलम, तो एक स्टेट कूलम में इतना कूलम, या 1/3 0.33 भी होता है, तो ये भी लिख सकते हैं इतना। तो कंफ्यूजन मत होइएगा। वैसे देखिए, एक कूलम में ना 0.1 EMU होता है, 1 कूलम में 0.1 EMU। तो अगर आपसे पूछ दिया कि 1 EMU में कितना कूलम होगा, सीधा डिवाइड में भेज देंगे, तो 1/0.1 सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये जो मैंने येलो कलर में दिखाया ना, इसको ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि किसमें कौन पूछ रहा है, 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम, या एक स्टेट कूलम में कितना कूलम, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है मेरे बच्चों कूलम का नियम का सीमा। जैसे कूलम का नियम जब लगाते हैं तो कूलम का नियम जानते हैं हमेशा नहीं लगता है। मैंने बोला कि कूलम का नियम जब लगाते हैं तो हमेशा कूलम के नियम ना लगता है ना बाबा ना। तो कूलम का नियम ना मेरे बच्चों, उसको लगाने का कुछ सीमा है, लिमिटेशन है, लिमिटेशन कूलम के नियम का। और वो एग्जाम में आ सकता है कि कूलम का नियम का सीमा। जैसे कूलम का नियम तो जान गए कि आप बल जो लगेगा Q1 Q2 का समानुपाती, यानी आवेश के गुणनफल का समानुपाती, और दूरी का जो r है, दूरी r, उसके वर्ग r² का व्युत्क्रमानुपाती। अब पूछ देगा कि कूलम का नियम का सीमा क्या है, तो देखिए सबसे पहला सीमा क्या है कि कूलम का नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यानी अगर कोई एक आवेश ऐसा हो इस तरह से, और बगल में कोई दूसरा आवेश मान लीजिए ऐसा रखा हुआ हो, और उसके बीच कुछ दूरी पता हो, तब बल पूछेगा तो कूलम का नियम नहीं लगेगा। हाँ, वो बिंदु आवेश Q1 Q2 हो और बीच का दूरी अगर r हो तब लगेगा। दूसरा कि आप जो कूलम के नियम में आवेशों के बीच की जो दूरी है ना, ये काफी छोटा नहीं होना चाहिए। मीन्स काफी छोटा नहीं होना चाहिए। कम से कम जो नाभिक का जो दूरी r होता है 10 का पावर -15 मीटर, उससे बड़ा होना चाहिए। और अगला कि कूलम के नियम में ना आवेश स्थिर होना चाहिए। ठीक है। और अगला क्या है मेरे बच्चों कि अगला पूछ सकता है आपसे कि कूलम्बियन के गुण, जो कूलम्बियन बल है इसका गुण क्या होता है, जो कूलम के नियम का कूलम्बियन बल है इसका गुण क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहला ये एक विद्युतीय बल है, यस और नो। यह केंद्रीय बल है मेरे बच्चों, ये विद्युतीय बल है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक। ये केंद्रीय बल है यानी सेंट्रल फोर्स है। ठीक। ये संरक्षी बल भी है यानी कंजर्वेटिव फोर्स है। और मतलब एक तो विद्युतीय बल है ही, आवेश के बीच बल लगता है। तो केंद्रीय बल है यानी कि आवेश को जो जोड़ने वाला केंद्र होता है ना, जैसे ये आवेश है तो इसका यहाँ केंद्र, इसका यहाँ केंद्र, तो केंद्र को जो जोड़ने वाला रेखा होता है, लाइन होता है, उसी की ओर लगेगा। या तो आकर्षण कहो या विकर्षण कहो, लेकिन इधर नहीं लगेगा। जो केंद्र को जो जोड़ने वाला रेखा है उसी की ओर लगता है, इसलिए बोलते हैं केंद्रीय बल। संरक्षी बल भी है। संरक्षी बल मतलब इसमें जो काम होगा, कार्य, वर्क, वो कहां से कहां लेकर गए इस पे निर्भर करता है, किस रास्ता से लेकर गए इस पे निर्भर नहीं करता है संरक्षी बल मेरे बच्चों। तो ये संरक्षी बल होता है। उसके बाद यह आकर्षण और विकर्षण दोनों के गुण का होता है। आकर्षित भी करता है, विकर्षित भी करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण के गुण का होता है, आकर्षण विकर्षण दोनों होता है। ठीक है। अगला है कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। देखिए, अदिश स्वरूप तो हर कोई बच्चे जानते हैं कि कूलॉम का नियम होता है K/Q1 Q2/r²। ठीक है। लेकिन अगर आप सदिश स्वरूप निकालते हैं, ठीक है, तो अगर आप F21 निकालते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, तो F21 निकालते हैं। ठीक है। तो मेरे बच्चों यहाँ ना कि अगर आप सदिश स्वरूप मतलब दिशा भी दिखाना हो, तो एक यहाँ ना एकांक सदिश यूनिट वेक्टर भी लगेगा, जिसको हम लोग दिखाएंगे। अगर देखेंगे आप तो R12 के नाम से दिखाएंगे। देखिए R12 दिख रहा है आपको। F21 सदिश निकालते हैं तो वहां यूनिट वेक्टर लगेगा R12। मुझे क्या बताना है कि अगर आप मान लीजिए नीचे में मेरे बच्चों r² लगाते हैं, देखिए नीचे में आप अगर r² लगाते हैं, ठीक है, तो यहां मेरे बच्चों एकांक सदिश लगाएंगे R12। ठीक। और अगर नीचे में r³ लिख दो, देख लीजिए, यही आपको अंतर है, यही मुझे बताना है आपको। देख लीजिए, आपको दिख रहा है कि अगर मेरे बच्चों r² लिखते हैं, देखिए, तो r² लिखेंगे तो R12 लिखना पड़ेगा मेरे बच्चों एकांक सदिश। और r³ लिखते हैं तो यहां पे R12 मेरे बच्चों सदिश लिखना पड़ेगा। यानी सदिश लिखते हैं तो नीचे में r³, और एकांक सदिश लिखते हैं ऐसे कैप वाला तो नीचे में r²। बस। ओके। तो ये हो गया कूलॉम का नियम। अब चलते हैं आगे वैद्युत क्षेत्र पर। लेकिन देखिए मेरे स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा तो बहुत अच्छा से रहा हूं, लेकिन अगर आप बढ़िया से ना थोड़ा भी अच्छे से हार्डवर्क नहीं करेंगे, रेगुलरली क्लास नहीं करेंगे, या फिर यूं बोले कि आप शेयर लाइक नहीं करेंगे, तो मजा नहीं आएगा। चलिए आते हैं वैद्युत क्षेत्र पे। वैद्युत क्षेत्र क्या है? बड़ा आसान चीज है वैद्युत क्षेत्र मेरे बच्चों।
मुझे एक बात बताइए कि जब दो आवेश को रखते हैं कुछ दूरी पर, तो एक आवेश के कारण दूसरे पे बल लगता है कि नहीं? एकदम लगता है। क्या दोनों एक दूसरे के संपर्क में आता है? नहीं। बिना संपर्क में आए बल क्यों लगता है? क्यों? बिना संपर्क में आए बल इसलिए लगता है मेरे बच्चों, क्योंकि हर एक आवेश के चारों ओर ना एक न दिखने वाला क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी एकदम चांद सा मुखड़ा को दिखते हैं, तो ना दिखने वाला एक फीलिंग्स उत्पन्न हो जाता है चारों ओर, होता है ना? और वैसे मेरे बच्चों अगर कोई आवेश मान लीजिए यहां पे और यहां कोई आवेश रख दिए, तो क्या होता है कि इसके चारों ओर ना मेरे बच्चों ना दिखने वाला एक अनजाना सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? और ये मान लीजिए Q1 और ये Q2 है, तो Q1 का जो क्षेत्र है, Q1 का जो क्षेत्र है, इसके कारण मेरे बच्चों Q2 पे बल लगेगा, और Q2 का जो क्षेत्र है, तो इस Q2 के क्षेत्र के कारण Q1 पे बल लगेगा। तो यही होता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का वो जगह होता है जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश रखा जाए ना, तो उस पर बल लगता है, एक के वैद्युत क्षेत्र के कारण दूसरे पे या दूसरे के कारण पहले पे, ठीक है? देखिए यहां पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश रखा जाए तो उस पर विद्युतीय बल लगता है, ठीक है? और विद्युतीय बल लगता है, वो वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब एक बात है कि ये मनीष सर, क्या वैद्युत क्षेत्र की जो मजबूती है या जो स्ट्रेंथ है, क्या हर जगह बराबर होता है सर? तो नहीं, हर जगह पे वैद्युत क्षेत्र की स्ट्रेंथ या मजबूती बराबर नहीं होता है, क्योंकि आवेश से अगर दूर जाते जाएंगे तो मजबूती कमते जाएगा। तो बात यह है कि आप जो वैद्युत क्षेत्र की मजबूती है या उसको जो तीव्रता बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, तो उस तीव्रता को कैसे परिभाषित किया जाए? तो कहीं भी वैद्युत क्षेत्र का, अगर मान लीजिए यहां पे वैद्युत क्षेत्र है और यहां पे हमको तीव्रता निकालना है इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पे +1 कूलम्ब का आवेश रखेंगे, समझे? और इस +1 कूलम्ब आवेश पर जो बल लगेगा, मैंने क्या बोला कि इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना हो तो इस बिंदु पे +1 कूलम्ब का आवेश रखेंगे, और इस +1 कूलम्ब आवेश पर जो बल लगेगा ना मेरे बच्चों, उसी बल को हम लोग बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। ओह अच्छा, इसका मतलब किसी भी जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो 1 कूलम्ब पे लगने वाला बल को बोलते हैं। हाँ, इसीलिए अगर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र E है, इसका मतलब कि E का मतलब हो गया 1 कूलम्ब पे लगने वाला बल, और वहां अगर कोई Q आवेश रख देते हैं उस वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र E है, यानी कि 1 कूलम्ब पे जो लग रहा है बल वो E है, तो उसमें Q आवेश रखेंगे तो Q पे जो बल लगेगा वो Q इंटू E का हो जाएगा। नहीं, सोचिए तो F इक्वल टू Q इंटू E, फॉर्मूला पढ़े होंगे, या यहां से E का मान निकालेंगे तो E का मान आ जाएगा F बाई Q। तो यहां से अगर मात्रक निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र का, तो F का होता है न्यूटन बल का, और नीचे में आवेश का कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर भी होता है, आगे पढ़ेंगे। तो ये आता है एग्जाम में कि इसका मात्रा क्या होगा, तो न्यूटन पर कूलम्ब होगा या वोल्ट पर मीटर होगा, ठीक है? अगला मेरे बच्चों, बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र। कोई बिंदु आवेश Q है तो उसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो अगर कहीं भी बिंदु आवेश Q है मेरे बच्चों, और इसके कारण अगर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो KQ/r² होगा, ठीक है? तो ये सारी बातें पहले मेरे बच्चों को समझ में आ गई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वो जगह होता है जिसमें जो उत्पन्न होता है किसी भी आवेश के चारों ओर, जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश को रखेंगे तो उस पर बल लगेगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर नापनी हो या मजबूती नापनी हो तो कैसे नापेंगे? तो उस जगह पे +1 कूलम्ब का आवेश रखेंगे, और उस पे जो बल लगेगा उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। जैसे कहीं पे भी अगर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता 20 न्यूटन पर कूलम्ब है, इसका मतलब कि अगर 1 कूलम्ब का आवेश रखेंगे तो उस पे जो बल लगेगा वो मेरे बच्चों 20 न्यूटन का लगेगा। आइडिया लगा ना? आइडिया लगा मेरे बच्चों? हाँ, उस पे जो बल लगेगा वो 20 न्यूटन का लगेगा। तो आपको आइडिया लग रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर +1 कूलम्ब आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, ठीक है? आइडिया लग गया। और वही मैंने कहा कि अगर वैद्युत क्षेत्र E है, यानी 1 कूलम्ब पे बल ही लग रहा है, तो Q कूलम्ब रखेंगे तो उस पर बल लगेगा Q इंटू E। और अगर कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण अगर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो वो होता है मेरे बच्चों KQ/r²। याद रखिएगा, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो KQ/r² का होता है, ठीक है? क्लियर? क्लियर सर, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें नोट में 2 पॉइंट है जो ध्यान से पढ़िए। पहला कि अगर कहीं भी धन आवेश है उसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ऋण आवेश है उसके कारण भी उत्पन्न होगा। तो धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर होती है, ऐसे दूर, देखिए धन आवेश से।
ऋण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी जो दिशा होगी, माइनस का जो वैद्युत क्षेत्र, वो माइनस की ओर होता है। तो वहीं लिखा हुआ है देखिए कि किसी धनावेश को रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से दूर, ऋण रखेंगे तो ऋण की ओर होगा। ठीक है, दूसरे नंबर में मेरे बच्चों, जब कोई आवेश Q को वैद्युत क्षेत्र E में रखा जाए तो बल कितने का लगेगा, Q इंटू ई। ये देख लीजिए, बल लगेगा Q इंटू ई। लेकिन वो आवेश अगर धन होता है ना मेरे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पे जो बल लगेगा, जिधर वैद्युत क्षेत्र, जैसे वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा Q इंटू ई के बराबर। ठीक है, और निगेटिव पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। कहीं भी मेरे बच्चों अगर मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र है, सुनिए, कहीं भी अगर वैद्युत क्षेत्र है मेरे बच्चों और उस वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश को रखा जाएगा, बल लगेगा Q इंटू ई के बराबर। ऋण आवेश को रखा जाएगा मेरे बच्चों, बल लगेगा Q इंटू ई। लेकिन धन पे जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋण पे जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। ओके, चलिए, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आता है यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण। अध्यारोपण कब यूज होता है, जब एक से या दो से ज्यादा हो। जैसे अभी आपने पढ़ा मुझसे कि अगर एक आवेश हो, कोई बिंदु आवेश एक हो, तो उसके कारण r दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, KQ/r²। धन रहेगा तो धन से दूर, ऋण रहेगा तो ऋण की ओर। लेकिन अगर एक से ज्यादा आवेश हो तो, जैसे मान लीजिए आवेश ना हो मेरे बच्चों, एक से ज्यादा आवेश हो, जैसे यहाँ पे कोई आवेश है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए Q1, यहाँ पे कोई आवेश है Q2, यहाँ पे कोई आवेश Qn है, और ये कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तब P पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा, क्या सिर्फ Q1 के कारण आएगा? नहीं। Q2 के कारण सिर्फ आएगा? नहीं। सिर्फ Q3 के कारण नहीं, सब के कारण आएगा वैद्युत क्षेत्र। तो Q1 अगर मान लीजिए प्लस है तो प्लस से वैद्युत क्षेत्र इधर आएगा E1, कितने का, KQ/r²। K की जगह पर Q1 रख देंगे, बीच का ये दूरी रख देंगे। Q2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो Q2 से दूर आएगा, KQ/r²। Qn के कारण आएगा, Qn से दूर आएगा। तो इस तरह से जो, तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि इस बिंदु पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र आएगा, कुल नेट, वो E1, E2, E3, En सब का मेरे बच्चों सदिश योग के बराबर होगा। समझे? ये जितना भी है E1, E2, E3, En सारे के सदिश योग के बराबर हमारा होगा। क्लियर मेरे बच्चों? मेरे बच्चों को क्लियर बा? क्लियर बा? यस, मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। बहुत अच्छा मेरे बच्चों। तो E1 के कारण, फिर E2 के कारण, फिर E3 के कारण, फिर सारे का अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे आता हूं। अगला टर्म है हमारा मेरे बच्चों वैद्युत बल रेखा। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैद्युत बल रेखा। देखिए क्या होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो प्लस आवेश रहेगा तो उससे दूर होगा, माइनस की ओर होगा। तो ये जो बार बार हमें बोलना होता है कि मेरे बच्चों दूर होगा या ओर होगा, तो ये बार बार जो दिशा होता है ना वैद्युत क्षेत्र का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसे लाइन से मिला देंगे। लाइन से जब मिला देंगे तो ये जो लाइन आएगा ना ऐसे, यही हो जाएगा वैद्युत बल रेखा। तो वैद्युत बल रेखा कुछ नहीं मेरे बच्चों, विद्युत क्षेत्र को दिशा को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे वैद्युत बल रेखा अगर ऐसे है तो इस जगह पे विद्युत क्षेत्र देखेंगे मेरे बच्चों तो इधर होगा, यहां देखेंगे 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 तो इधर होगा। आइडिया लगा मेरे बच्चों मैंने क्या बोला? आइडिया लगा मैंने क्या बोला कि विद्युत बल रेखा जो होगा वो विद्युत क्षेत्र के दिशा को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। और इंपॉर्टेंट इसमें ना ये आकार है कि अलग अलग आवेश रहेगा तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र का आकार कैसे होगा। जैसे सिर्फ मान लीजिए धन आवेश है, ठीक, तो धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखा होगा वो धन से निकलेगा और अनंत तक जाएगा। देखिए निकल के ऐसे अनंत तक जा रहा है। और वहीं अगर ऋण आवेश रहेगा तो अनंत से मेरे बच्चों ऋण में आएगा वैद्युत बल रेखा, अनंत से निकलेगा ऋण में आएगा। और एक मान लीजिए ऋण हो और एक मान लीजिए धन हो, दोनों बगल में रखा हुआ, तो धन से निकल के ऋण में जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव में ऐसे जाएगा। अगर सिर्फ धन हो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव से अनंत, सिर्फ निगेटिव हो ऋण हो तो अनंत से निगेटिव में, और धन ऋण दोनों हो तो धन से निकलेगा ऋण में जाएगा। और अगर दोनों धन हो तो इस तरह से एक दूसरे को विकर्षित करेगा, इधर भी धन से निकलेगा, इधर भी धन से निकलेगा, एक दूसरे से ऐसे विकर्षित होगा ऐसे, क्योंकि एक दूसरे को कट कभी नहीं करता है ना, काटता नहीं ना है। और वहीं दोनों ऋण तो भी विकर्षित करेगा लेकिन निकलेगा नहीं बल्कि ऋण में आएगा। देखिए ऐसे माइनस माइनस है दोनों, ये भी माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू, तो माइनस में आएगा, ठीक है।
वही मेरे बच्चों मान लीजिए एक धन हो और एक ऋण हो, तो एक धन एक ऋण हो तो क्या होगा कि धन से निकलेगा मेरे बच्चों, ऋण में जाएगा। देख रहे हैं, एक धन से निकलेगा ऋण में जाएगा। लेकिन फिर से कहिएगा सर ये दोनों तो एक ही चीज है, तो एक ही चीज है, लेकिन यहां दोनों दो चीज को दिखा रहा है। क्या कि जैसे मान लीजिए यहाँ Q1 का मान बड़ा है, Q2 का मान छोटा है, ठीक, ये वाला आवेश Q2 छोटा और Q1 हमारा बड़ा है। तो जो बड़ा है ना उससे ज्यादा बल रेखा निकलता है बड़ा आवेश से, चाहे वो माइनस भी रहेगा तो उसमें ज्यादा जाएगा, माइनस अगर रहेगा तो ज्यादा जाएगा और प्लस अगर ज्यादा रहेगा तो उससे ज्यादा निकलेगा। यानी कि जिससे ज्यादा बल रेखा निकल रहा है या जिसमें जा रहा है उस आवेश का जो मान है, चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूं, मान वो बड़ा होता है। ठीक है, जैसे देखिए इस फिगर में इसमें से ज्यादा निकल रहा है और इसमें कम जा रहा है, तो जिसमें कम जा रहा है उसका मान कम होगा, और ये ठीक है। और अगला क्या है कि अगर मान लीजिए दोनों धन है और दोनों का मान समान है तो ये बिल्कुल बीचों बीच से मुड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल बीचों बीच से दोनों मुड़ा है, इधर का भी बल रेखा इधर का भी बल रेखा, दोनों जो बीच से मुड़ता है। हाँ तो देखिए मैं ये कह रहा था ना कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दोनों आवेश मान लीजिए प्लस प्लस है, दोनों का मान समान है, जैसे जितने का ये आवेश है मेरे बच्चे उतने का ये आवेश है, तो वैद्युत बल रेखा तो एक दूसरे से विकर्षित करेगा, तो ये बिल्कुल बीचों बीच से विकर्षित करेगा जैसे यहाँ विकर्षित किया है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए अगर ये वाला ज्यादा मान का और ये वाला कम मान का, तो ये वाला रेखा ना इसको दबा देगा, ऐसे बिल्कुल बीचों बीच नहीं, कहीं यहां से विकर्षित करेगा। ये देखिए ऐसे आकार मिलेगा, देख रहे हैं, यहां से कहीं बीच वाला ये लाइन ऐसे मिलेगा और इस तरह से दबा देगा। तो ये होता है, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है मेरे बच्चों वैद्युत बल रेखा का गुण याद रख लीजिए, सारे गुण को दिमाग में डाल दीजिए, एग्जाम में आएगा। पहला गुण वैद्युत बल रेखा का क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है मेरे बच्चों वैद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखीय होता है। मतलब कि अगर ये वैद्युत बल रेखा से है तो इस पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस बिंदु पर मान लीजिए मेरे बच्चों ऐसे स्पर्श रेखीय होगा, इस बिंदु पे ऐसे स्पर्श रेखीय, इस बिंदु पे ऐसे, इस बिंदु पे ऐसे, इस बिंदु पे ऐसे, इस बिंदु पे ऐसे, दिख रहा है। तो वही मैंने कहा आप लोगों से कि स्पर्श रेखीय होता है पहला। दूसरा, वैद्युत बल रेखा ना धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है। यानी कि अगर प्लस आवेश और माइनस आवेश है मेरे बच्चों तो प्लस से स्टार्ट होगा देखिए और माइनस पे जाके खत्म होगा, या यहाँ भी देखिए प्लस से स्टार्ट हुआ, इस साइड में माइनस है तो माइनस पे खत्म हुआ, यहाँ इस साइड में प्लस है तो प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे खत्म हुआ। ठीक है, अगला और बीच में ना तो कभी शुरू होता है ना बीच में खत्म होता है। ऐसे मत समझिए कि बीच से अचानक शुरू हो गया एकदम, समझ रहे हैं। जैसे अभी मेरे बच्चों आप लोग ठीक थे ठीक थे ठीक थे, एकाएक दिल में फीलिंग्स जग गया एकदम परी के लिए, ओ परी रानी, तो क्या होता है मैं भी पढ़ाते पढ़ाते इमोशंस में बह जाता हूं। तो वैसा बात नहीं है, ये मेरे बच्चों प्लस से स्टार्ट होगा माइनस पे ही जाके खत्म होगा। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला गुण है कि दो वैद्युत बल रेखा ना कभी एक दूसरे को कट नहीं करता। मतलब कि ऐसे मान लीजिए कोई रेखा और ऐसे कोई रेखा, दोनों रेखा एक दूसरे को कट कर दिया तो कभी भी नहीं ऐसा होता। इसीलिए क्योंकि देखिए अगर ये जो रेखा है जहां कट किया वहां पे से जो इधर से रेखा आया ये वाला रेखा, तो उसके अनुसार इधर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ये जो रेखा है उसके अनुसार मेरे बच्चों स्पर्श रेखा इधर खींचा जाएगा। तो जिस जगह पे कट किया वहां एक नहीं बल्कि दो दो दिशा वैद्युत क्षेत्र का संभव हो जाएगा। यस और नो, जल्दी बताइए। जहां पे कट किया वहां पे एक नहीं बल्कि वैद्युत क्षेत्र का कितना दिशा, दो दो दिशा संभव हो जाएगा। आइडिया लगा मेरे बच्चों मैंने क्या बोला आप लोगों को। तो वहीं देखिए कह रहा है दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का दो दिशा संभव हो जाता है, जो कि यह संभव है। किसी भी एक बिंदु पर दो दो तरफ नेट वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा, नेट तो कहीं एक ही और होगा। अगला मेरे बच्चों देखिए विद्युत बल रेखा कभी बंद लूप नहीं बनाती है। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं कि ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और से बना लिया। देखिए चुंबकीय बल रेखा हमेशा बंद लूप बनाता है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन वैद्युत बल रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाता है। वो प्लस से स्टार्ट होगा माइनस पे खत्म होगा। ठीक है, और नहीं मेरे बच्चों कभी भी ना समान आवेश से शुरू होकर समान आवेश पर खत्म होगा। ऐसा नहीं कि प्लस है और इसी से शुरू हुआ इसी पे खत्म हुआ, ऐसा भी कभी नहीं होता है। ठीक है, अगला विद्युत बल रेखा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है। हमेशा याद रखिएगा विद्युत बल रेखा प्लस से स्टार्ट होगा माइनस पे खत्म होगा, अगर माइनस नहीं है तो प्लस से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगा। अगला मेरे बच्चों विद्युत बल रेखा बीच में अचानक कभी नहीं टूटती। ऐसा नहीं कि विद्युत बल रेखा जा रहा था और टूट गया फिर यहां से शुरू हो गया, ऐसा नहीं, वो माइनस पे जाके खत्म होगा, बीच में नहीं टूटेगा। अगला ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है कि चालक के सतह पर ना विद्युत बल रेखा लंबवत होता है। जैसे कहीं भी चालक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये चालक है, तो ये जो चालक है ना कंडक्टर, चाहे वो प्लस हो या माइनस आवेशित हो,
प्लस रहेगा तो इससे वैद्युत बल रेखा निकलेगा प्लस से, अब माइनस रहेगा तो माइनस में आएगा, यही ना होता है। लेकिन प्लस पर मेरे बच्चों चालक पे हमेशा वैद्युत बल रेखा क्या होगा, हमेशा लंबवत होगा। दिख रहा है मेरे बंधु को, देखिए तो। अब माइनस रहेगा मेरे बच्चों तो माइनस में वैद्युत बल रेखा हमेशा आएगा, वहां लंबवत नहीं होता, वहां मतलब वहां भी लंबवत होता लेकिन माइनस में आएगा, तो ये 90 डिग्री पर हमेशा रहेगा चालक के सतह पर। अगला, चालक के अंदर विद्युत बल रेखा अनुपस्थित होता है, समझे। जैसे कोई भी हमारे पास चालक है मेरे बच्चों, ये हमारे पास चालक है, ठीक, तो इसके अंदर जो वैद्युत बल रेखा अनुपस्थित होगा, क्योंकि चालक के अंदर ना वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। कोई भी चालक की बात करेंगे तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता ही नहीं है। इसलिए तो बिजली कड़कता है तो बोलता है कार के अंदर बैठ जाओ, ताकि अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा तो बिजली का असर नहीं पड़ेगा। कार, गाड़ी, मोटर, जो कार होता है उसके अंदर कहा जाता है कि बैठ जाइए। तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है तो वैद्युत बल रेखा नहीं होता है, ठीक है। अगला, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना मेरे बच्चों बल रेखाओं का अनुपात का समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, देखिए मैं ये दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि आपने वैद्युत बल रेखा इस तरह से बनाया या इस तरह से वैद्युत बल रेखा है, तो देखेंगे तो इस जगह पे वैद्युत बल रेखा का घनत्व ज्यादा है और इस जगह पे वैद्युत बल रेखा का घनत्व कम है। तो जहां कम घनत्व है वैद्युत बल रेखा का, वहां वैद्युत क्षेत्र मेरे बच्चों कम मात्रा में होगा, और जहां ज्यादा घनत्व है वहां वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। तो वही कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होता है, मान होता है, वो विद्युत बल रेखा के घनत्व का समानुपाती होता है। और सबसे लास्ट कि वैद्युत बल रेखा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। जैसे मान लीजिए इस फिगर में यहां से इधर जा रहा है वैद्युत बल रेखा, तो इधर का विभव ज्यादा होगा, इधर का कम होगा। या यहाँ पे देखिए इधर से इधर जा रहा है तो इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा, और इधर जाएंगे तो और कम होगा। या यहाँ पे मेरे बच्चों देखिए ऊपर से नीचे की ओर जा रही तो इधर ज्यादा होगा, फिर इधर कम, फिर इधर कम, ज्यादा से कम की ओर हमेशा जाती है वैद्युत बल रेखा। तो ये हो गया मेरे बच्चों पूरा वैद्युत बल रेखा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से रखिएगा, गुण को भी याद रखिएगा। इसमें ये पहला तो प्रतिच्छेद कभी नहीं कट करती है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। दूसरा, चालक के सतह पर जो लंबवत होता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे बच्चों। और अगला मैंने बोला कि चालक के अंदर वैद्युत बल रेखा नहीं होती है या विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक याद रखिएगा कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। चलिए मेरे बच्चों, तो अब चलते हैं इसके बाद वैद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय में। तो देखिए गॉस प्रमेय तो काफी इंपॉर्टेंट है, या वैद्युत फ्लक्स वाला चीज काफी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। वैद्युत फ्लक्स में ना बहुत जरूरी है कि पहले आप क्षेत्रफल सदिश और घन कोण को जान ले कि ये दोनों टॉपिक क्या, तब आप वैद्युत फ्लक्स को जान पाए। देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, जैसे कोई भी क्षेत्रफल, उदाहरण के लिए हमारे पास कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, तो इस क्षेत्रफल से जुड़े हुए सदिश को बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। इस क्षेत्रफल से या इस सतह से जो संगत सदिश होता है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ सदिश होता है मेरे बच्चों, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्या होता है क्षेत्रफल सदिश? तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्षेत्रफल है या कोई सतह है, ठीक, तो सतह का जो क्षेत्रफल सदिश होगा मेरे बच्चों, इस सतह का जो, तो देखिए जैसे मैंने बोला क्षेत्रफल सदिश, तो आपके दिमाग में दो बात आएगा कि सदिश है सर, तो इसमें दिशा भी होगा और मान भी होगा, परिमाण भी होगा ना। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सतह है, तो इस सतह का जो क्षेत्रफल सदिश का दिशा होता है ना, वो इस सतह पर लंबवत होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो दिशा होगा मेरे बच्चों, वो हमेशा इस पर लंबवत होगा, हमेशा लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश पर, ठीक है। और रही बात मान का, तो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, सतह के क्षेत्रफल के बराबर। इसका मतलब सर क्षेत्रफल सदिश कुछ नहीं, कोई भी क्षेत्रफल है तो उसका जो मान है क्षेत्रफल है, जैसे मान लीजिए अगर आयत है तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल सदिश का मान होगा एकदम, और दिशा होगा सतह पर लंबवत। यस, तो देखिए लिखा हुआ है जिसका जो परिमाण होता है वो सतह के क्षेत्रफल के बराबर होता है और दिशा सतह पर लंबवत होता है, ठीक है। अगला मेरे बच्चों घन कोण। घन कोण क्या होता है? तो घन कोण क्या होता है कि जैसे कोई भी, मान लीजिए ऐसे कोई आकार है, ऐसे वक्र रेखा है, तो वक्र रेखा इस बिंदु पर जो झुकाव उत्पन्न करता है उसको तो हम लोग बोलते हैं सिंपल कोण, प्लेन एंगल। समतल कोण जो आज तक पढ़ते आए हैं, 10th में भी पढ़े होंगे, थीटा इक्वल टू L/R। लेकिन इस तरह से समतल सतह ना होके मेरे बच्चों, मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है, गोला का कोई पार्ट है, हिस्सा है, तो ये जो समतल, ये सतह, ये रेखा ना होके कोई सतह अगर हो और वो सतह किसी बिंदु पर जो ऐसे झुकाव उत्पन्न करेगा, इस तरह से तराजू जैसा, जैसे मान लीजिए सतह है तो सतह के हर एक बिंदु से मिला दीजिए ऐसे,
तो इस तरह से अंदर में बनेगा, तो इसको बोलते हैं घन कोण हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखिए किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है उसे घन कोण कहते हैं। और घन कोण का मान ना एरिया बटा आर स्क्वायर होता है। जैसे इसका क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, त्रिज्या आर है, तो इसका जो मेरे बच्चों मान होगा वो ए बटा आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो अस्टेरेडियन होता है घन कोण का। जैसे सिंपल जो प्लेन एंगल होता है या समतल कोण होता है थीटा इक्वल टू L/R, इसका यूनिट होता है रेडियन, पता होगा। हालांकि यूनिट नहीं होता इन सब का, ना तो समतल कोण का ना तो घन कोण का कोई यूनिट होता है मेरे बच्चों, क्योंकि देखिए थीटा इक्वल टू L/R होता है। एल का हो गया यूनिट मीटर, और त्रिज्या जो आर है वो भी लंबाई है, उसका भी मीटर 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 कट के कोई यूनिट नहीं। ठीक है, वैसे ही घन कोण की बात करें तो क्षेत्रफल बटा आर स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और नीचे में आर स्क्वायर तो उसका ही मीटर स्क्वायर, वो भी खत्म हो गया। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता मेरे बच्चों। बात करें तो इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, ये यूनिट लेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं है। क्लियर? चलिए मेरे बच्चों, तो ये मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया, आइडिया लग गया। यस, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक आपको मुझसे ज्यादा बढ़िया से पता है मेरे बच्चों, अस्टेरेडियन। ऐसे इसका रेडियन और इसका अस्टेरेडियन होता है। और कोई गोला अगर हो ना, गोला, तो गोला केंद्र पर जो मेरे बच्चों कोण बनाता है वो 4 पाई का बनाता है, समझे? कोई भी जो गोला है, अगर कोई गोला है तो ये गोला जो केंद्र पर कोण बनाएगा मेरे बच्चों, वो कितने का बनाएगा? 4 पाई का कोण हमारा बनाएगा गोला केंद्र पे। निकाल भी सकते हैं, क्षेत्रफल बटा आर स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल का मान होता है गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया 4 पाई। ठीक है, अब आते हैं वैद्युत फ्लक्स पे। देखिए वैद्युत फ्लक्स, जैसे मैं हमेशा डायलॉग मार के पढ़ाता हूं कि अगर मैं बोलूं वैद्युत क्षेत्र का, तो कोई जैसे आवेश है, तो आवेश के कारण और दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, आप लोग निकालते हैं ना, आवेश कारण और दूरी पर, ठीक, निकालते हैं जी सर। लेकिन वैद्युत फ्लक्स न किसी बिंदु पर न निकाल के किसी सतह से कितना गुजर रहा है वो निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सतह है, तो इस सतह से लंबवत दिशा में कितना वैद्युत बल रेखा की संख्या गुजर रहा है ना, उस गुजरने वाले संख्या को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। जैसे ये सतह है, तो इस सतह से देखिए लंबवत दिशा में मेरे बच्चों वैद्युत बल रेखा की संख्या गुजर रही है, तो जितना संख्या ये गुजर रहा है, ऐसे छेद करके पार कर रहा है वैद्युत बल रेखा, उसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। लेकिन फिर बात है कि सर नापेंगे कैसे, इसको मेजर कैसे करेंगे? तो हमेशा, और जरूरी भी नहीं कि हमेशा वैद्युत क्षेत्र लंबवत दिशा में ही गुजरे, तिरछे भी गुजर सकता है। तो वैद्युत क्षेत्र जो ई है और क्षेत्रफल सदिश ए है, तो इन दोनों का जो डॉट गुणनफल होगा, सुनिए, क्षेत्रफल का डॉट गुणनफल नहीं, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का, क्षेत्रफल सदिश सतह पर लंबवत होता है, तो इन दोनों का डॉट गुणनफल, जैसे दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है, तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो ई डॉट ए का मेरे बच्चों, ए कहां होता है? सतह पे लंबवत, बार बार मैं बोल रहा हूं सतह पे लंबवत। और जब हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो ई डॉट ए के बराबर होता है, यानी ई ए कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, जहां थीटा ई और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, ना कि सतह के बीच। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि क्षेत्रफल और ये जो सतह, इस सतह के बीच ये वाला कोण ले लेते हैं, जबकि क्षेत्रफल सदिश और ई, इन दोनों का डॉट गुणनफल होता है फ्लक्स, तो ई डॉट ए होगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे मेरे बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, देख लीजिए ई डॉट, और अगर मान लीजिए कोई सतह इस तरह से कर्व है, ऐसे मुड़ा हुआ है, और यह वैद्युत क्षेत्र बदल रहा है, तो वहां क्या करना पड़ेगा कि छोटा सा क्षेत्रफल डीए के लिए फ्लक्स निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वहीं ई डॉट डीए का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फ्लक्स के लिए। ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स में एक अदिश राशि, अदिश इसलिए क्योंकि डॉट गुणनफल से निकला, तो डॉट गुणनफल से अदिश निकलता, नहीं तो दूसरा तरीका से समझिए कि ये पास करने वाला संख्या है, वैद्युत बल रेखा का संख्या, तो संख्या भी अदिश राशि होता है। तो वैद्युत फ्लक्स या तो समझिए कि डॉट गुणनफल से निकला, तो डॉट गुणनफल का रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि, तो अदिश हो गया। और इसका एसआई मात्रक मेरे बच्चों वैद्युत फ्लक्स का या तो वोल्ट मीटर होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब होता है इसका एसआई। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, या तो वोल्ट मीटर होगा या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब होगा। तो इस तरह से मेरे बच्चों हमारा निकलता है वैद्युत फ्लक्स, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं किसके किसके डॉट गुणनफल से मेरे बच्चों, तो ई यानी वैद्युत क्षेत्र और ए यानी क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के डॉट गुणनफल से निकलता है मेरे बच्चों हमारा वैद्युत फ्लक्स। आइडिया लग गया मेरे स्टूडेंट्स को, ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे गॉस के प्रमेय पे और इसके उपयोग का। गॉस का प्रमेय से भी वैद्युत फ्लक्स निकाला जाता है, हाँ, इसका उपयोग करके वैद्युत क्षेत्र भी निकाला जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चों गॉस के प्रमेय को भी यूज करके वैद्युत फ्लक्स निकाला जाता है। क्या होता है गॉस का प्रमेय? तो गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस का प्रमेय यह कहता है मेरे बच्चों, गॉस के प्रमेय के अनुसार कहीं भी अगर बंद सतह है, जैसे मान लीजिए कोई बंद सतह से
यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है और बाहर में Q3 है। तो बंद सतह से जो फ्लक्स पास करेगा ना, बंद सतह से, पहले बात मैंने हजार बार बोला पढ़ाते वक्त कि गॉस का प्रमेय मेरे बच्चों, पहली बात तो फ्लक्स निकालने के लिए यूज होता है, दूसरी बात कि कैसे सतह से फ्लक्स, तो जो चारों ओर से बंद हो, जैसे आपका घन हो गया चारों ओर से बंद है, ठीक है, या फिर मेरे बच्चों आपका गोला हो गया चारों ओर से बंद है, तो चारों ओर से बंद सतह के लिए फ्लक्स अगर होता है तो वो कहता है गॉस का प्रमेय कि जो फ्लक्स होगा अंदर में जितना भी बंद आवेश है इस सतह के अंदर, जैसे Q1 Q2 बंद है, Q3 बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं, अंदर में बंद से मतलब है, तो जितना भी बंद आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। देख लीजिए, यही कहता है गॉस प्रमेय। मतलब ये कहता है ना स्टूडेंट्स कि जितना भी इस बंद सतह के अंदर आवेश है ना उसका 1/ε0 गुना फ्लक्स पास करेगा। जैसे फिगर को देखिए, इसके अंदर यहाँ Q1 बंद है, यहाँ Q2 बंद है, तो फ्लक्स पास करेगा, Q बंद हो गया Q1 प्लस Q2 और नीचे में ε0 ये होगा। देखिए पढ़िए कि गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर बंद आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जितना भी अंदर में आवेश है उसका 1/ε0 गुना होगा। ठीक है मेरे बच्चों, और गॉस प्रमेय को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स को E.dA का इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर में, तो ये भी फ्लक्स के जगह पर रख सकते हैं, ये मान E.dA का इंटीग्रेशन Q1। तो बहुत आसान चीज है, बच्चे कभी कभी से ज्यादा दिल पर ले लेते हैं। यही कहता है कि बंद सतह से जो फ्लक्स पास करेगा, जितना भी उस बंद सतह के अंदर आवेश बंद है उसका 1/ε0 गुना होगा। आइडिया लग गया मेरे बच्चों, आइडिया लग गया, चलिए क्लियर, यस। अब आते हैं मेरे बच्चों गॉस के, अब क्या है ना कि गॉस के प्रमेय का उपयोग है, 4 डेरिवेशन करना है गॉस के प्रमेय को यूज करके। डेरिवेशन तो नहीं करूंगा, लेकिन क्या रिजल्ट आता है वो मैं बता दूं। सबसे पहला कि अगर कोई बिंदु आवेश Q है, ऐसे देख लीजिए, ठीक है, तो इस Q के कारण R दूरी पर कितने का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो Q के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है KQ/R²। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो डेरिवेशन होता है सब में एक ही स्टेप होता है चारों डेरिवेशन में। पहला गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकालेंगे, दूसरा परिभाषा डिफिनीशन से फ्लक्स निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो पहला तो बड़ा आसान है कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है KQ/R², K का मान रख सकते हो 1/4πε0 Q/R², तो ये तो कोई बड़ा चीज नहीं है। दूसरा है कि चालक गोले के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, अंदर में भी बाहर में भी। जैसे कोई चालक गोला इस तरह से, चालक है, चालक नहीं, तो चालक गोला में मैं पहले भी बताया हूं, फिर से बोल रहा हूं कि अगर चालक को आवेशित करेंगे तो इसमें आवेश सिर्फ बाहरी सतह पर जमा होता है। ठीक है, तो बाहरी सतह पे आवेश जमा होगा तो अंदर में वैद्युत क्षेत्र 0 होता है और बाहर में मेरे बच्चों उतना ही होता है KQ/R²। जस्ट लाइक इसके जैसा बिंदु आवेश, जैसे बिंदु आवेश के कारण KQ/R² हुआ R दूरी पर, और जैसे जैसे R बढ़ेगा वैद्युत क्षेत्र कमते जाएगा। इसका ग्राफ ऐसे होता है मेरे बच्चों, ग्राफ भी जान लीजिए, इधर R है इधर E है, तो इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा होगा, देख लीजिए ऐसे, R बढ़ेगा तो E कमते जाएगा। ठीक है, और वैसे ही चालक गोला की बात करेंगे तो अंदर में वैद्युत क्षेत्र 0 होता है गोला के कारण। अब बाहर में यहां से त्रिज्या जितने दूर है, कहा त्रिज्या, तो त्रिज्या का अगर रेडियस R है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होगा मेरे बच्चों, तो इसके बाद ये होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे R मेरे बच्चों, यहां पे E देख लीजिए, और बात करेंगे मेरे बच्चों इसके बाद तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे आता है, ये देखिए ऐसे करके देखेंगे, ऐसे ग्राफ ऐसे आता है, ग्राफ ऐसा आता है कि अंदर में वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। चालक, अचालक नहीं कर रहा हूं, अचालक में अंदर भी आवेश होता है, तो अचालक के कारण अलग निकलता है वैद्युत क्षेत्र मेरे बच्चों, उसके कारण ऐसे मिलता है ग्राफ। अचालक की बात नहीं कर रहा हूं, चालक अंदर में 0 होगा वैद्युत क्षेत्र, अब बाहर में फिर कमने लगेगा यहां से, जब त्रिज्या के बराबर होगा ना उसके बाद बिल्कुल बिंदु आवेश जैसा ये ऐसा आवेश मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा वाला, फिर कमता चला जाएगा। पहले अंदर में यहां से यहां 0, इसके बाद मेरे बच्चों कमना शुरू हो जाएगा, सतह पर होगा त्रिज्या के बराबर KQ/R²। उसके बाद तीसरा क्या है एप्लीकेशन, तो याद रखिएगा कि गोला के अंदर में 0, बाहर में बिंदु आवेश के जैसा। तीसरा एप्लीकेशन क्या है कि अगर मान लीजिए कोई लंबा रैखिक आवेश है, जैसे ऐसे देखिए कोई बड़ा सा रैखिक आवेश, रॉड को जैसे आवेशित कर दिए, बड़ा सा रॉड, तो इसके कारण R दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो 2K/r है, जहां R तो दूरी होता है रैखिक आवेश के से कितनी दूरी पे पूछा जा रहा है, वो R दूरी हो गया, नीचे में 2 तो नंबर हो गया, देखिए E की वैल्यू होती है 2K/r, तो R तो हो गया दूरी, K की वैल्यू आप सबको पता है 1/4πε0, और जो लैम्डा होता है ना इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। इसमें ना आवेश का घनत्व क्या है, रैखिक आवेश घनत्व हिंदी में बोलते हैं लैम्डा को। जैसे रॉड को अगर आवेशित कर दिए तो उसमें आवेश का घनत्व होगा ना, रैखिक आवेश घनत्व मतलब कि रॉड के एक लेंथ में, यानी 1 मीटर में कितना आवेश है, अगर कोई रॉड है तो उसके 1 मीटर में कितना आवेश है, तो लेम्डा को बोलते हैं मेरे बच्चों रैखिक
आवेश घनत्व। आइडिया लग गया? तो ये होता है 2 के लेमडा बाई आर। इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे तो क्लियर होगा। और वैसे ही एक और होता है डेरिवेशन कि अगर पतला कोई सीट है, चादर एकदम इतना पतला है कि उसमें आवेश का एक ही सतह है, 2 सतह नहीं है, एक ही सतह। तो इस पतले चादर के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा आर दूरी पर? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट उत्पन्न होता है मेरे बच्चों, समान आर पर दूरी पर निर्भर नहीं करता, एक समान वैद्युत क्षेत्र। जैसे देखिए रैखिक आवेश के कारण आर का व्युत्क्रमानुपाती हुआ ना 2 के लेमडा बाई आर। बिंदु आवेश के कारण आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती हुआ के क्यू बाई आर स्क्वायर। और रैखिक आवेश के कारण आर का व्युत्क्रमानुपाती हुआ, देख सकते हैं आप। ओके क्लियर ना? तो कोई पतला आवेशी चादर होगा मेरे बच्चे तो उसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा, ठीक ना। और वहीं अगर मान लीजिए कोई मोटा आवेशी चादर हो जाए, ऐसे मोटा मतलब उसमें कुछ मोटाई हो, कुछ मोटाई इस तरह से देखते हैं, लेयर है ये, मोटाई मोटाई, ये देखिए मोटाई, तो उसमें क्या होगा कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके पीछे का वजह मैं बता दूं क्यों होता है ऐसा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मोटा चादर ऐसे है, ठीक, तो इसमें आवेश का एक लेयर नहीं होगा बल्कि 2-2 लेयर होगा। इधर भी आवेश होगा मेरे बच्चों, इधर भी आवेश होगा। तो इधर अगर आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक लेयर के कारण इसके जैसा, ठीक। और इधर जो आवेश है इस साइड में, इसके कारण भी इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई 2, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितने का आ जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आइडिया लगा मेरे बच्चों? तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा मोटे चादर के कारण। तो आपको ये चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स, बढ़िया से। आशा करते हैं कि आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे बच्चों पूरा के पूरा इसका शॉर्ट नोट्स, उसको आप प्रिंट आउट या करवा के कर लीजिएगा जादुई कॉपी में। नहीं पता है जादुई कॉपी क्या है मेरे बच्चों, तो उसमें क्या करिएगा कि आप वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि जादुई कॉपी क्या है वो भी देख लीजिएगा। और उसमें ये सारी चीजें बनाने हैं, अभी तो फॉर्मूला सीट वगैरह सब के सब आना है, डायमेंशन वगैरह का क्वेश्चन सब चीज आना है, ठीक है। तो थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू।